आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है नीट के इस प्रोग्राम में हम वो तमाम सवाल शामिल करते हैं जो हमारे मुनसिफ के दर्शक, हमारे नाजरीन हमें भेजते हैं और हमारे गेस्ट पैनलिस्ट उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह हमारे इस खास प्रोग्राम में इस वक्त हमारे गेस्ट पैनल पर मौजूद हैं जनाब अब्दुल रब्बार आरिफ साहब। आप मेडिकल काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से जितनी भी काउंसलिंग मेडिकल को लेकर आती है आप इन पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं मुनसिफ टीवी और उसकी मुकम्मल टीम का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। दरअसल रहीम साहब, अभी ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, मतलब इसको कहते हैं हम वेब ऑप्शंस। तो इससे पहले के जितने मराहिल थे कैंडिडेट्स उसको ख़त्म कर चुके। जी। तो अब जो वेब ऑप्शंस का जो नोटिफिकेशन आया है और जो कल से जो शुरू हुई है, ये है कन्वेनर कोटा के लिए, जिसको ए कैटेगरी में जो है ना, कुछ बच्चे उसको कॉलेज चॉइस फिलिंग भी कहते हैं, वेब ऑप्शंस कहते हैं या कॉलेज चॉइस फिलिंग कहते हैं। तो वो जो है ना, अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इसको लेकर कई बच्चों के जो है ना शुकूक हैं जो आपको मौसूल हुए हैं और आपने मुझसे पहले ही बता दिया कि इन चीज़ों पर आपको यानी रोशनी डालनी है। तो सबसे पहले ये बात बताऊं कि ये जो आप वेब ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये वेब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ MBBS कोर्स के लिए ही है, BDS के लिए नहीं है। जी, सबसे ज्यादा सवाल यही हमें बार-बार मिल रहा था कि क्या ये BDS के लिए, इसको आप क्लियर कर दीजिए। जी, आपने डिस्कशन में मुझे बताया था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी है कि ये BDS के लिए नहीं है, सिर्फ MBBS के लिए है। BDS के लिए इसका सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको BDS के ऑप्शन जो है ना फिर से एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर कुछ बच्चों का यानी डाउट ये है कि हम MBBS में तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर क्या हम BDS में भी एलिजिबल रहेंगे करने के लिए? तो आप MBBS में भी कर सकते हैं, BDS में भी कर सकते हैं। इसके बाद जब लास्ट में आयुष की नोटिफिकेशन आएगी, आप उसमें भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके मार्क्स के एतबार से जो है ना वो इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिलेगा। जी। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो कल से शुरू हुई है, 4 अगस्त से शुरू हुआ है वेब ऑप्शंस का, उसके साथ ही एक और जो है ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है KNR की तरफ से, उसके लेकर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। और वो है MQ, उसको कहते हैं मैनेजमेंट कोटा। जो B कैटेगरी और C कैटेगरी की सीट, जिसको पेमेंट सीट कहते हैं ना, उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन वो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए है, कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए नहीं है, वेब ऑप्शंस के लिए नहीं है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, साहब ये भी हम कॉलेज डालेंगे, MQ में भी वो कॉलेज का नाम डालेंगे, तो कॉलेज फिलिंग नहीं है। वो आपको जो है ना इस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब उसका पहला मरहला है जिसको आप तय करना है। ये जो है ना आपको हम कॉलेज चॉइस फिलिंग के मरहले में आ चुके हैं। तो ये कैटेगरी कल क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें जो जहाँ पर भी जो है ना बच्चे, तो वैसे तकरीबन आधे से ज़्यादा बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी। कुछ जो बच्चे हैं जिनके डाउट्स आते रहे हैं, तो उनको हम इंडिविजुअली भी क्लियर किए हैं। और साथ में जो ना मुनसिफ टीवी की तरफ से भी आप लोगों ने कुछ फ़ोन पर उन लोगों को जवाब दिया है। बिल्कुल। और फिर अब एक इस्तदलाल था बच्चों का कि साहब ये कॉमन प्रोग्राम ही कर दीजिए, तो फिर आप लोगों ने मुझे मदऊ किया, तो मैं हाजिर हो गया जी। अच्छा, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कहते हैं कि कॉलेज की जो प्रायोरिटी लिस्ट है हम उसको कैसे तैयार करें, और अगर सीट मिल जाती है तो फिर रिपोर्ट करना कंपलसरी होता है या नहीं होता? देखिए रहीम साहब, दरअसल क्या है, ये कॉलेज चॉइस फिलिंग जो है, मैं हमेशा, मेरे को भी जब बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है ना चॉइस होता है। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग जो है ना, हर कैंडिडेट और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, ये लोगों का जो है ना अपनी इंडिविजुअल एक डिसीजन होता है, जिसके हिसाब से वो इंग्लिश में उसको प्रेरोगेटिव कहते हैं। तो वो आपको जो है ना कॉलेज चॉइस फिलिंग अच्छा हम दे भी दें आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग के ताल्लुक से, तो जाहिर है कि हमारी जो सोच है ना आपकी सोच से नहीं मिलेगी। तो आप जो कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप ये देख लीजिए कॉलेज चॉइस फिल करने से पहले कि पिछले साल का कॉलेज का कट ऑफ क्या था, हर कॉलेज का। ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये ज़रूरी है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अब जो मेरे मार्क्स हैं, इस मार्क्स के एतबार से मुझे किस कॉलेज में आएगा।
तो उस एतबार से जैसे लास्ट ईयर का आप कट ऑफ किसी कॉलेज का देख लीजिए, सीट मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें एक 10-15 मार्क्स और आप ऐड कर लीजिए इस साल, कर लेके है ना, आप क्या वो मार्क्स मिसाल के तौर पर 510 मार्क्स लास्ट ईयर के थे, आप एक उसमें 10 ऐड कर लीजिए, 520 अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो कॉलेज यानी बताया था, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है काकतिया वरंगल, 510 का जो है ना सपोज कट ऑफ था, समझिए आप, अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि फाइल साथ में नहीं है मेरे, तो आप क्या करेंगे, 520 या उसके अबव वाले भी काकतिया को ऑप्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना उस्मानिया, गांधी, ईएसआई, इनको भी अगर आप ऑप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर ऊंच नीच में थोड़ा बहुत इधर उधर जो है ना आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद में आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे, जो नॉन माइनॉरिटी टॉप के कॉलेजेस हैं उसको जाएंगे, और मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स थोड़े जो है ना कम हैं, तो वो लोग जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस की तरफ आएंगे। लड़कियां अगर चाहें तो डॉक्टर वीआर के वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, मल्लारेड्डी वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, तो लड़कियां इसको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। तो जिसकी वजह से होता क्या है, लड़कियों के एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये दो कॉलेज जो है ना उन्हीं के लिए, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि वीआर के वुमेंस मेडिकल कॉलेज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर मुस्लिम्स है, और मल्लारेड्डी वुमेंस मेडिकल कॉलेज जो है ना सबके लिए है। तो आप इसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो पहले आप बैठिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। किसी का शौक होता है कि मेरे घर के करीब हो, सबसे ज्यादा यही एक वजह बन जाती है, सीट नहीं मिल, यही वजह है। हैदराबाद की जो दक्कन कॉलेज का जो डिमांड है ना, उसकी वजह यही है कि वो शहर में है, बाकी के दूसरे कॉलेज शहर के आहते में नहीं है। तो बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि मुझे अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता भी है तो मैं दक्कन मेडिकल कॉलेज लूँगा। तो मेरी बिलखुसूस गुजारिश है, और मेरा ये यानी हर साल मैं यानी इसके बारे में वो करता हूँ कि मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं, अगर ये लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जाते हैं तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वो कुछ अलग ही होता है। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो उसका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही होता है। तो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है, बेहतर ये है कि आप बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कीजिए, चाहे वो हैदराबाद में आपको नहीं मिलेगा, फर्ज कीजिए आपके मार्क्स के एतबार से नहीं मिल रहा है, लेकिन आउट ऑफ हैदराबाद इस वक्त हमारे पास तेलंगाना मेडिकल कॉलेजेस का हब बना हुआ है। आज की तारीख में तेलंगाना ऑल ओवर इंडिया में 3rd प्लेस में है कॉलेज के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एतबार से। अब आने वाले साल तो जो है ना और हमारे पास 8 और नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, तो उस एतबार से जो है ना हम आने वाले साल टॉप पे रहेंगे। तो हमारे पास इतना जो है ना यानी वो मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, तो आप बेहतर तालीम को छोड़कर जो है ना प्राइवेट की तरफ क्यों जाते हो। अच्छा, वो आप नहीं लेने की वजह से होगा है कि नीचे से जो बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स हैं, वो बच्चों को जो है ना वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। वो आप अगर ऊपर चले जाएंगे तो मेरिटोरियस कैंडिडेट ऊपर चले जाएंगे। नहीं, अगर आप ये कॉलेज में ले लेंगे, नीचे वाले कॉलेज में दक्कन है, शादा है, या लड़कियां हैं वीआर के, ये तो ये क्या होगा मालूम है, नीचे के जो बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। और हर साल ये हो रहा है, 70-80 बच्चों का हर साल नुकसान हो रहा है। तो अगरचे आप बेहतर तालीम हासिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा जो है ना तकलीफ उठाना चाहते हैं, तो फिर आपका मुस्तकबिल भी बनेगा, फ्यूचर भी बनेगा। आप काकतिया मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड ले लीजिए, आप कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता उसके स्टैंडर्ड को। इतना टॉप का कॉलेज, इतना टॉप का कॉलेज है। अब वहाँ पे अगर एडमिशन मिलता है, उसको छोड़ कर अगर हम हैदराबाद की कॉलेज को ऑप्ट करेंगे तो ये माने ये हुए कि हमको एक मौका मिला था और हमने अपने हाथों से खो दिया। तो कॉलेज जो फिलिंग के आपने जैसा कहा कि प्रीफरेंस कैसे दें हम कॉलेज का, तो कैंडिडेट से मेरी गुजारिश है आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आपके हिसाब से उसको वर्कआउट कीजिए, फिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज पेरेंट्स दोनों का। तो आप जो है ना कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए, पहले लिस्ट बनाकर जो है ना आप इंटरनेट पर जाइए। वहाँ जाने के बाद में फिर आप अपने हिसाब से कॉलेज की जो है ना नेम से फिलअप करते चले जाइए, और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स का ये भी सोच है कि साहब हम कितने कॉलेज फिल कर सकते हैं, तो साहब अभी हमारे पास जो है ना एक नीलिमा मेडिकल कॉलेज हाल ही में आई है, और वो एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो कैलेंडर कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, क्योंकि अनुराग यूनिवर्सिटी एक हमारे पास एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, उसके तहत उसका सैंक्शन मिला है, तो वो मैनेजमेंट कोटा में पार्टिसिपेट कर रही है। तो उस अगरचे कॉलेज को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 54 मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वक्त, 54, जिसमें से 26 स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, एक ईएसआई का कॉलेज है जो ऑटोनोमस है, और 20 जो है ना प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, और 4 जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। तो इस एतबार से 54 कॉलेजेस हमारे पास इस वक्त हैं। तो हमारे बच्चे इतने खुशकिस्मत हैं कि कम से कम मार्क्स लाने वाला भी जो है ना इस वक्त अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो उस एतबार से आप बैठ के प्रेफरेंस बनाइए कॉलेज का, बना के आप अपने हिसाब से डालिए। और ये नहीं है कि आपने जो भी कॉलेज डाल दिया उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉलेज के हिसाब से अगर आपका रैंक और मार्क्स फिट होते हैं तो ही उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। हाँ, ये एक गलती हो जाए, अगर मत कीजिए बच्चे
कि आपके टॉप मार्क्स है और आप लोएस्ट कॉलेज में जो है ना डाल दे रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जो है ना आपको वो नीचे का कॉलेज ही अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर नहीं है ना वहाँ पर, आप टॉप में हैं, तो इसीलिए आपको लोए। तो वो भी ध्यान में रखिएगा आप कि मैं एक छोटी सी कॉलेज में जा रहा हूँ, ये मेरे मार्क्स के एतबार से मैं अपने लेवल की कॉलेज में जा रहा हूँ, उसका भी ध्यान रखिए। मतलब पिछले सत्र का जो कट ऑफ है वो एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, और वही आपके लिए बेस बनता है, वही बेस बनता है। अच्छा, गलती कहाँ पे करते हैं आमतौर पर? गलती हमारे पास, मैं बताया ना आपको, टॉप रैंकर बच्चा है, टॉप मार्क्स लिया हुआ है, और ये सोचता है कि भाई मैं हैदराबाद के बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ गलती हो जाती है। जाऊंगा तो हैदराबाद में जो है ना हमारे पास विद इन दी सिटी एक ही कॉलेज है, तो लोग मैक्सिमम उसको प्रीफर करते हैं। अच्छा, कुछ कॉलेजेस को आप निशानदेही के तौर पर बता सकते हैं कि यहाँ पर सीटें हर साल जो है वो वेस्ट हो जाती है, खाली रह जाती है? हाँ, नहीं खाली तो किसी कॉलेज में नहीं होती है, खाली सीट जाती नहीं है, क्योंकि इसलिए वैकेंसी जब होती है ना तो वहाँ पर कॉलेज का मैनेजमेंट जो होता है उसको जो है ना यूनिवर्सिटी राइट्स दे देता है, पावर दे देता है कि वो जो है ना फिजिकल काउंसलिंग करे और मेरिट के हिसाब से ही जो है ना वहाँ पर सीट फिलअप कर दे। तो उस दिन जो बच्चे आएंगे, फिजिकल काउंसलिंग में भी फिर मेरिट के आधार पर ही होगा वहाँ पर भी। तो वो एक तारीख बताई जाती है, टाइम बता दिया जाता है, उसमें आपको जाके रिपोर्ट करना होता है। और मिसाल के तौर पर 10 बच्चे आए हैं समझिए, तो 10 बच्चों के मेरिट मार्क्स लिए जाएंगे वहाँ पर, उसमें मिसाल के तौर पर उनके पास 2 सीट खाली है समझिए, तो 2 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो ऊपर के 1-2 है उनको ले लेंगे, 3-4 वालों को नीचे से नहीं लेंगे। सपोज अगर जो 1-2 वाले नहीं लेना चाहते हैं, नहीं वो तो फिर उसके बाद वाले को लेंगे, ऐसा जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो सवाल हमें सबसे ज्यादा मौसूल हुआ वो था कि राउंड 1, 2, 3 इस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन आप हमें बता दीजिए। राउंड 1, 2, 3 मुझे भी समझ नहीं आया, तो आप बता ही दीजिए आके। बहुत ही सेंसिटिव सवाल को आपने छेड़ा है। देखिए दरअसल क्या है मधु में, हर वक्त ये होता है कि कहीं किसी मुकाम पर जाके हम कंफ्यूजन में जो है ना आ जाते हैं या फंस जाते हैं। देखिए दरअसल क्या है, लास्ट ईयर था, इसके लिए हमको जो है ना लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा और इस साल का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के एतबार से एमसीसी का एक रूल बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको बेस करके एमसीसी ने एक रूल बनाया था कि जो कैंडिडेट फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये लास्ट ईयर का रूल था। और इस साल एमसीसी ने परमिशन लिया है सुप्रीम कोर्ट से कि सर 2 राउंड्स नहीं बल्कि हम इसको 3 राउंड्स करेंगे। तो मतलब ये है कि लास्ट ईयर अगर फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को एडमिशन मिल गया तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता था, उसके बाद फिर थर्ड में नहीं कर सकता था, जिसको माप अप कहते थे। तो अब क्या किया, माप अप निकाल कर उसका नाम राउंड 3 कर दिया गया है। तो अब इस साल जो है ना परमिशन लेके एमसीसी ने बच्चों को थर्ड राउंड तक के पार्टिसिपेट करने का चांस दिया है। अब जाहिर है कि एमसीसी जो रूल अडॉप्ट करती है, सेम रूल जो है ना हमेशा स्टेट में भी इम्प्लीमेंट होता है, और उसमें जो है ना नोटिफिकेशन में वो चीज़ इंडिकेट की जाती है। इस साल का कन्फ्यूजन है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास मैं निकाल के रखा हूँ इसका पेपर, जैसे लास्ट ईयर जो है ना 22 और 23 लास्ट ईयर का जो एकेडमिक ईयर था, उसमें जो है ना पॉइंट नंबर 14 और 15 दो पे हमको डिस्कस करना है, ये इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो 14 तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, रिटर्न ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ताल्लुक से है, तो उनको समझने के लिए पहले हमको पॉइंट नंबर 15 पे जो है ना जाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 15 पे KNRHS ने कहा था, candidates are informed that as per the Honorable Supreme Court orders and MCC/DGHS, Ministry of Health, Government of India, notification so and so dated so and so, and in accordance with GO number so and so, admitted candidates are not permitted to withdraw from the course after second phase of counseling. अच्छा. Candidates are also informed that admitted candidates who have joined up to round 2 of all India quota and state quota shall not be eligible for further rounds of all India quota or state counselings, competent authority and management quota both के दोनों के लिए। तो यहाँ पर एमसीसी ने जो ऑर्डर दिया था, सेम ऑर्डर्स को जो है ना स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था, इम्पोज किया था। क्या कि आप सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब अब आपको वहीं पर रहना, या तो फर्स्ट में मिल गई थी आपको सीट, फर्स्ट से सेकंड में आ गए आप, सेकंड के बाद से आप अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इस साल एमसीसी ने जो रूल बनाया है वो
थर्ड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यहाँ भी आपको एक मौका मिल ये जाएगा। मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। ये चीज जो है ना, अब इसको मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ पर, इस साल के नोटिफिकेशन में आता हूँ। तो इस साल में जैसे लास्ट टाइम ये 15 पॉइंट जो है रखा गया था, वो 15 पॉइंट को इस साल नोटिफिकेशन में से निकाल दिया गया है। वो 15 पॉइंट है ही नहीं। मतलब एनसीसी जो अभी जो एमसीसी ने कहा कि थर्ड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ना तो उसका इंडिकेशन दिया गया है, और ना ही लास्ट ईयर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था सेकंड राउंड के बाद आप थर्ड राउंड नहीं जा सकते, ना उसको रखा गया है, जबकि लास्ट ईयर में था ये, इस साल नहीं है। तो माने क्या हुए इसके कि आपके ऊपर अब कोई शर्त लागू नहीं है, आपके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में जब आप ऑप्शन दे दिए, उसके बाद आप सेकंड में भी दे सकते हैं, थर्ड में भी दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं। हमारे पास जो है 3-4 से भी बढ़ के होते हैं स्टेट में जो है ना काउंसलिंग से, जिसको हम पहले कहते थे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, माप अप, एडिशनल माप अप और इससे वैकेंसी, ये वही चीज है, ये होती थी। तो अब क्या आप कर दिए उसको, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 ऐसा करेंगे। लेकिन अब ये चूंकि यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है, तो इट इज ऑटोमेटिकली इंप्लाइड कि दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर। मतलब आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है? यू कैन नॉट अपग्रेड योरसेल्फ और पार्टिसिपेट इन थर्ड फेज ऑफ काउंसलिंग। तो इसके माने ये है कि यू आर ओपन, एलिजिबल हो, आप एलिजिबल है, आप जा सकते, थर्ड के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आप फोर्थ के लिए जा सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन कहां पर आएगा? रेस्ट्रिक्शन जब आना है, फॉर एग्जांपल स्टे वैकेंसी का है, समझिए, तो स्टे वैकेंसी में जब नोटिफिकेशन जारी होगा स्टे वैकेंसी का, तो वहां पर यूनिवर्सिटी जो है ना इंडिकेट कर देगी कि द कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड ए सीट अप टू प्रीवियस, यानी स्टे वैकेंसी से पहले, चाहे थर्ड फेज का हुआ हो, फोर्थ फेज का हुआ हो, तो वो इंडिकेट करेगा अप टू फोर्थ फेज। हम फोर्थ फेज पकड़ के चलते हैं, समझिए। तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड ए सीट अप टू फोर्थ फेज आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी। ये किस में आएगा? स्टे वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आएगा ना, क्योंकि हर फेज का जो है ना नोटिफिकेशन सेपरेट आता है, तो हर नोटिफिकेशन में जो है ना आपके कंडीशन इंप्लीमेंट होते रहते हैं। तो फर्स्ट फेज में ये, अब हमारे बच्चों में एक गैर जरूरी का जो है ना एक खलबली मची हुई है कि सब हम सेकंड राउंड का जो लास्ट ईयर का वो था, वो सेम जो है ना हमारे को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब एमसीसी में थर्ड में जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। भाई आपको किसने कहा है यहाँ पर कि जाओ या मत जाओ? ना जाओ कहा है, ना नहीं जाओ कहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन, ये पॉइंट नंबर 15 इस नोटिफिकेशन में पब्लिश नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो बात यही हुई कि ये रूल आपके ऊपर अब अप्लीकेबल नहीं है। अब अप्लीकेबल नहीं है कि माने क्या है, हम हमेशा तो पॉजिटिव सोचेंगे ना, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो पॉजिटिव नहीं जाने के लिए कहा है तो फिर आप जा सकते हैं, जब रोका ही नहीं आपको तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, मिसाल के तौर पर जो है ना आपके सामने 3 चॉकलेट रखे हुए हैं, आपने कहा कि अब्दुल रफ साहब चॉकलेट लीजिए, तो माने क्या है उसके? एक चॉकलेट नहीं कहा आपने क्या कहा? चॉकलेट लीजिए। अब वो मेरी मर्जी की बात है, मैं जितने चाहे चॉकलेट लूं, उसमें तीनों ले लूं। अगर आपको वहां पे तहदीद लगाना होती, अब्दुल रफ साहब इसमें से एक चॉकलेट लीजिए, तो फिर मैं एक ही कहता कि महदूद हो जाता। ये पॉइंट नंबर 15 इसको क्लियर करता है। तो इसलिए जो है ना बच्चों को गैर जरूरी के जो है ना, कुछ बच्चे तो जो है ना वो कोर्ट को अप्रोच होने की भी तैयारी में है कुछ। अच्छा, ये सब करने के बजाय भाई एक 2-4 लोग मिलके सीधा KNRHS वारंगल चले जाइए, कितनी दूर है, 200 रुपये का किराया है। अगर किसी के पास कार है तो बहुत अच्छी बात है, 4-6 लोग मिलके चले जाइए, जाके क्लियर कर लेके आ जाइए। इतना हंगामा करने वाले, कोर्ट को जाने वाले, एडवोकेट का पेमेंट कर रहे हैं, ये क्या जरूरी है? आप एक कार ले लीजिए। अच्छा, नेता बनना उनको। खैर, हमारे इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नहीं, इसके बाद में इसमें इससे रिलेटेड एक और भी सवाल है। मैंने कहा था पॉइंट नंबर 14। अच्छा, हाँ, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट of the candidate will not be returned to the candidate after joining or after taking part in second round of counseling. ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखिए, पहले राउंड में जब आप रिपोर्ट कर देते हैं ना किसी भी कॉलेज में, आपको एडमिशन मिल गया है, तो वहाँ पर 3 चीज़ें कंपलसरी होती है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन जब मिलता है आपको, तो उसमें जो है ना 3 चीज़ें कंपलसरी। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट पहला कंडीशन होता है। दूसरा होता है ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट, ही हैज टू सबमिट इन द कॉलेज। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, द एंटायर फी ऑफ द ईयर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ DD, वो भी उसके साथ कैंडिडेट के साथ होना पड़ता है, जब भी आपको जो है ना कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है मालूम है, लास्ट ईयर एक रूल नंबर 14 जो बनाए थे,
उसमें कहा गया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन shall not be returned to candidate unless the candidate discontinues the course before second phase of counseling. अच्छा, सेकंड फेज से पहले अगर वो छोड़ देना चाहता है तो वो एमबीबीएस छोड़ के हट जा सकता है और अपने सर्टिफिकेट वापस ले सकता है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके आगे लिखता है कि इफ द कैंडिडेट स्लाइड्स टू अदर कॉलेज, यानी कॉलेज एमबीबीएस यहाँ पे हमारे स्टेट में छोड़ के नहीं हटना चाह रहा, वो जो है ना दूसरी कॉलेज में स्लाइड करना चाह रहा है, इस और दूसरी अच्छी कॉलेज में जाना चाह रहा है, तो वो सर्टिफिकेट जो है ना उस कॉलेज को यहाँ से भेज दिए जाएंगे, आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये रूल था। अब इसको यहाँ पर इसने पॉइंट नंबर 13 में कवर किया है, इस साल का जो नोटिफिकेशन है 13 में किया है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो स्लाइडिंग का जो मामला है ना उसको इंडिकेट नहीं किया, वहाँ और एक कंफ्यूजन आ गया बच्चों में। देखिए, और वो क्यों नहीं किया, उसमें एक टेक्निकल रीजन है। देखिए, किसी भी चीज को जब तक हम बहुत ही गौर से इमर्स होके उसमें हम नहीं पढ़ते हैं तो उसका जो है जिस्ट क्या है हमको मालूम नहीं होता। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन शैल नॉट बी रिटर्न टू कैंडिडेट अनलेस द कैंडिडेट डिसकंटिन्यूज द कोर्स बिफोर सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग। यहाँ लाके रोक दिया है, स्लाइडिंग का यहाँ पर जिक्र नहीं किया। स्लाइडिंग का इसलिए जिक्र नहीं किया कि वहां पर ओनली 2 राउंड्स का कंडीशन था। अच्छा, ये लॉजिक है यहाँ पे, बिल्कुल सही। अब यहाँ क्या 4th राउंड तक के जा सक रहे हैं, तो कौन सी कॉलेज में भेजेंगे उन्हें? तो माने ये हुए कि आप सेकंड राउंड में अगर किसी कॉलेज में मिल जाता तो आपके सेकंड राउंड की कॉलेज को चले जाते थे वो सर्टिफिकेट आपके। अब जो है आपको 4th राउंड में मिल रहा है, तो 4th राउंड में जो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो वो कॉलेज टू कॉलेज चक्कर नहीं काटेंगे। हाँ, ये है। तो मतलब आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट कॉलेज में आपने सर्टिफिकेट सबमिट किए थे वो सर्टिफिकेट बजाय राउंड अबाउट जाने के सीधे 4th कॉलेज में, जो कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहां भेज देंगे। ये रूल, ये मीनिंग है उसके। जी, फर्स्ट कॉलेज में ले लिया है, सेकंड में आपका नहीं हुआ, थर्ड में आपका नहीं हुआ, 4th में हो गया तो सीधे वहां से वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बात है। तो ये जो है तो और आसान हो गया ना, मतलब तो समझाओ फिर हमारे दर्शकों को। कंफ्यूजन बच्चों में क्या है, कंफ्यूजन होता है। ये अच्छा, ये भी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ ये 100% सही है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं इसको पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष सामने आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया कि वो, लेकिन ये ऑथेंटिक बात लग रही है क्योंकि इसमें लॉजिक है ना। जी हाँ जी। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई बात रह जाती है तो कल तो जो है ना क्लोजिंग है जी, वेब ऑप्शन से कल 6 बजे तक टाइम है इसका। उसके बाद आप जाइए KNRHS को जाइए, जाके कहिए 6 बजे तक का टाइम। जी हाँ, कल शाम 6 बजे तक, यानी 6 तारीख 6 अगस्त 6 बजे तक क्लोजिंग टाइम है। और जनरली जो है ना जिस दिन क्लोजिंग होती है उसी दिन रात से आपको अलॉटमेंट आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जो है ना हो सकता है कुछ देर कारण, जैसे लास्ट ईयर एक कोर्ट का केस बन गया था तो उसके लिए एक दिन जो है ना उसको डिले किया गया था। तो ऐसे जो है ना कभी हो सकता है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि 6 बजे क्लोज हुआ तो रात के 9-10 बजे से आपके RMN पे, रोज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अलॉटमेंट ऑर्डर का आपको जो है ना इंटीमेशन आने लग जाता है। तो जब अलॉटमेंट ऑर्डर का आपको इंटीमेशन आ गया, चाहे वो कल रात में आए या परसों आ जाए, जब भी आए, तो कैंडिडेट को चाहिए ये कि उस अलॉटमेंट ऑर्डर को जो है ना डाउनलोड करना है आपको जी। तो मैसेज में लिखा हुआ है कि यू हैव टू, पूरा डिटेल लिखा है, तो उसको मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे डाउनलोड करना है। बाई पेइंग 12,000 रुपीज़ वन टाइम यूनिवर्सिटी फ़ी, ये नॉन रिफंडेबल है। तो वन टाइम की जो है ना आपको यूनिवर्सिटी फ़ी 12,000 ऑनलाइन पे करेंगे आप। सारी चीज़ें देखिए, मेडिकल एडमिशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब ऑनलाइन पेमेंट है, सिवाय ट्यूशन फ़ी के, वो एक DD की शक्ल में लेके जाना होता है आपको। तो ये ऑनलाइन आप पेमेंट करके अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेंगे आप। अब एक बार ये डाउनलोड कर लिया आप, तो फर्दर फेजेस में जब आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे वहाँ पर आपको अलॉटमेंट ऑर्डर के लिए फिर से बार बार जो है ना पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको फ्री में आते रहता है। ये 12,000 वन टाइम फ़ी है ये यूनिवर्सिटी की। तो अब कैंडिडेट क्या करेंगे, जैसे ही उनको अलॉटमेंट ऑर्डर का जो है ना वो आ गया, इंटीमेशन आ गया, तो ये ले लेंगे, अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेंगे 12,000 पे करके। उसमें जो तारीख और टाइम बताया गया है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, उस कॉलेज में आप जी, अभी मैंने जैसे कहा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 2 ज़ेरॉक्स सेट और DD कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज अगर है तो 60,000 है और गवर्नमेंट कॉलेज है तो 12,000 रुपये है। ये पर एनम है, जो भी फिगर है पर एनम है। तो आप ये DD बनाएंगे, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे बिफोर द डेट, तो कॉलेज वाले जो है ना आपके सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेके उसको वेरीफाई करेंगे। फिर कॉलेज में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कमेटी को बिठाया गया हर कॉलेज में। अभी जो है लोग सर्टिफिकेट
अपलोड किए थे वो KNRUHS में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उन लोगों ने वेरीफाई किया था, लेकिन वो ऑनलाइन था। लेकिन अब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखना है तो वहाँ पर हर कॉलेज में एक एक्सपर्ट कमिटी को बिठाया गया है, तो वो लोग सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे। अगर सब ठीक है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं अगर जिसमें कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए वो कैंडिडेट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आप 15 दिन के अंदर इसको मेड गुड कर दीजिए। सारे सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किए थे वो तो साथ में है आपके, इसके साथ एक 2 एडिशनल सर्टिफिकेट बॉन्ड्स और हैं जो 100 रुपीज़ के पेपर पे आपको करवाने होते हैं। आप कॉलेज ज्वाइन करने के 15 दिन बाद में भी दे सकते हैं वो। एक है अंडरटेकिंग जो 100 रुपीज़ पेपर के ऊपर जो है ना आपको टाइप करवा के नोटराइज करवा के देना है, और दूसरा है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के बाद छोड़ दे रहे हैं, आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको KNRUHS को 20 लाख रुपए की पेनाल्टी पे करनी है। वो जो है ना एक आप वो दे रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं किसको, KNRUHS को, कि अगर से मैं छोड़ूंगा तो आपको 20 लाख रुपए पे करूंगा, इन एडिशन टू कॉलेज एंटायर फी एंड द पेनाल्टी लेविड बाय द कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें, तो वो जो ये 2 जो है ना एडिशनल है, आप अभी बना के लेके जा सकते हैं। सभी बच्चों के पास है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे बना लिए हैं, आप लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं लेके जा सकते हैं तो भी कॉलेज मैनेजमेंट आपको टाइम देता है, आप 10 दिन 15 दिन का टाइम देता है, उस टाइम के अंदर इसको जो है ना आप करें, क्योंकि फर्स्ट फेज के बाद में तो अभी आपको सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, उसके अंदर एक्स्ट्रा वैकेंसी है, तो टाइम तो बहुत मिलता है ना, तो वो आप जब भी कर ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फेज का हो गया तरीका आप जाके रिपोर्ट करने का। अब ये इसके बाद में जो आपकी पसंद की कॉलेज नहीं है, अब मैं ये इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्या कि वो रेस्ट्रिक्शन जो सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, उसको छोड़ दीजिए आप, मैं भूल जाइए, अब उसको भूल जाइए। आपको पसंद नहीं है कॉलेज तो आप फिर सेकंड वेब ऑप्शन में जो है ना फिर अपनी पसंद के कॉलेज के लिए एलिजिबल है, आप फिर डाल सकते हैं। फिर कैसे डाल सकते हैं, आपको फ्रेश वेब ऑप्शन देना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे आप, तो आप फर्स्ट फेज में जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज का नाम नहीं देंगे आप। फर्स्ट फेज में जो कॉलेज अलॉट हुई है ना उस कॉलेज का नाम नहीं देंगे, उसको छोड़ के बाकी के आपकी जो पसंद की कॉलेजेस है उसके नाम दीजिए आप। अगर सेकंड फेज में वो कॉलेज अलॉट होती है तो आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो आएगा, मैसेज आएगा, और आप जाएंगे अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेंगे। अब आप कॉलेज को नहीं जाएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रूल में क्या कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट दूसरी कॉलेज को वो लोग खुद भेज देंगे, आपको जाके लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं भेजने वाले, आप आइए सर्टिफिकेट लेके जाइए, लेके जाके उनको दे दीजिए। तो अगर से वैसा कुछ होता है तो आप जाके ले भी सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप ले लीजिए, लेके जाके अपने सेकंड कॉलेज या थर्ड कॉलेज जहाँ पर भी आपको मिला है मौका वहाँ पर आप दे दीजिए, जाके वहाँ पर आप कस्टडियन सर्टिफिकेट ले लीजिए कॉलेज वालों से। कस्टडियन सर्टिफिकेट माने कि आपके सर्टिफिकेट उनकी कस्टडी में है, वो आप रख लीजिए। 5 साल का जब आपका कोर्स हो जाएगा, इंटर्नशिप कर लेंगे, जब डिग्री लेके आप बाहर निकलेंगे, कस्टडियन सर्टिफिकेट आप उनको प्रोड्यूस कर दीजिए और अपने सर्टिफिकेट। ये जो पेनल्टी फीस जो आपने बताई 20 लाख रुपए रखते हैं, इसकी क्या वजह होती है? जी देखिए, एक तो अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग ये है जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड टू KNRUHS, जैसे सर्टिफिकेट से आपका लोकल स्टेटस है आपका, ये सारी चीज़ें जो आपने सबमिट किए, इट इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, एंड इफ इट इज़ फाउंड रॉन्ग एट एनी स्टेज आई कैन बी डिबार्ड फ्रॉम द कोर्स। यानी मतलब आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर जिनको दिया है KNRUHS को और वो साबित होता है किसी स्टेज में 5th ईयर में समझिए, तो भी आपको जो है ना डिबार कर दिया जा सकता है। ये आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं। ये जो 20 लाख का जो आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसमें KNRUHS जो है ना एक सेफ्टी चाहता है। लास्ट ईयर तक, बिफोर लास्ट ईयर जो है ना ये 3 लाख था एक्चुअली, उसके बाद में लास्ट ईयर से, बिल्कुल यही सवाल, लास्ट ईयर से 20 लाख किया गया था। क्यों किया गया? जनरली बच्चे हमारे क्या कर रहे थे, जिसके MBBS में ऑडिशन नहीं मिला वो BDS ज्वाइन कर ले रहे थे, नेक्स्ट ईयर फिर नीट लिख रहे थे, उसमें MBBS के एलिजिबल हो गए, तो 3 लाख रुपए जो ना पेमेंट कर दे के BDS छोड़ दे के यहाँ आ जाते, तो वहाँ BDS की जो सीट है वो खाली हो जा रही है। तो इससे बचने के लिए KNRUHS ने क्या किया कि भाई इसको 3 लाख के बजाय 20 लाख रुपए कर दीजिए। लेकिन अब आलम ये हो गए, हमारे बच्चे 20 लाख को भी केयर नहीं कर रहे हैं, दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 लाख रुपए जब उसको 1 करोड़ की सीट मिल रही है, तो वो हो सकता है कि आने वाले साल ये 50 लाख कर दिए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। खैर एक बर्तन तस्करा का मैंने कह दिया, जरूरी नहीं है होना है। तो इसमें आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, इधर MBBS और BDS दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स इफ आई डिसकंटिन्यू द कोर्स आई विल पे ए पेनल्टी ऑफ 20 लाख रुपीज टू KNRUHS in addition to the entire course fee and
एनी पेनाल्टीज लेविड बाय द कॉलेज मैनेजमेंट। तो ये इसका रूल, यानी ये 20 लाख का ये देने की रीज़न ही ये है कि इसको डिस्करेज करे, बच्चे जो है ना बार बार जो दूसरे को वो छोड़ के जो है ना इसमें आ रहे हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए ये बनाया गया है रूल। अच्छा, वक्त कम है, कुछ सवालात हैं छोटे छोटे, जी, उनके जी, जवाबात ले लेते हैं। जी जी जी। असेंबली में जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था 50% और अच्छा, 7%, अच्छा, सस्पेंस अच्छा, अभी अच्छा, बना अच्छा। हुआ, सस्पेंस को तोड़ दीजिए जी आप। जी जी देखिए, असेंबली में दरअसल हुआ क्या है मालूम है, जी। आज तक 1 साल तक हमारे पास जो है नॉन माइनॉरिटी मुस्लिम कॉलेजेस जो हैं, हम्म, सॉरी नॉन माइनॉरिटी मुस्लिम, हाँ वही नॉन माइनॉरिटी बोलेंगे ना आप उसको, जी। तो उन कॉलेजेस में जो स्ट्रेंथ है कॉलेज की, मिसाल के तौर पे तकरीबन कॉलेजेस में 150 है, 200 है, 250 है, तो लेकिन मैं 100 को पकड़ कर चलता हूँ इसलिए कि समझाने में ईजी रहेगा। फर्ज कीजिए किसी नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में 100 की सीट है, कैपेसिटी है समझिए आप, तो उसमें क्या करते हैं 50% सीट्स, यानी मतलब 50 सीट कन्वेनर कोटा के तहत भरे जाते हैं ये कैटेगरी में गवर्नमेंट की फीस पर, और 50% जो है ना मैनेजमेंट भरता है 50 सीट को। उन 50 सीट में 35 सीट जो है ना बी कैटेगरी में भरे जाते हैं और 15 सीट सी कैटेगरी एनआरआई कोटा में भरे जाते हैं। ये नॉन माइनॉरिटी का रूल है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के जो हमारे 4 कॉलेजेस हैं उसमें रूल ये है कि 60% ऑफ द टोटल सीट्स, अब मैं उसमें वीआरके की बात ले लेंगे क्योंकि उसमें 100 सीट हैं, तो वीआरके मेडिकल कॉलेज में अगर 100 सीट हैं तो यहाँ पर 100 सीट वाले में कितने वो दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं किसको, कन्वेनर को, और 50 मैनेजमेंट ले रहा है। लेकिन वीआरके में क्या है 60% 60 सीट आप जो है ना कन्वेनर को दे रहे हैं और मैनेजमेंट सिर्फ 40 ले रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है ना कल जो असेंबली में सवाल उठा, और बड़ा अच्छा सवाल भी है, तो यहाँ पर यानी गालिबन अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस सवाल को उठाया है और हरीश राव साहब ने उसका अच्छा जवाब भी दिया है। तो सवाल ये उठा है कि साहब जब मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में आपने ये रूल लगाया है, यही रूल आप नॉन माइनॉरिटी में भी लगाइए, ताकि वो जो बच्चे हैं नॉन माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और ये कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिले। मिसाल के तौर पे अभी क्या हो रहा है 50 बच्चे ही वहां पर जो है ना एक कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर ये रूल लग जाएगा तो क्या होगा कि 50 में 60 बच्चे जाएंगे, तो एक कॉलेज में 60 जा रहे हैं तो दूसरे कॉलेज में कितने हैं, तो सहते बार 350-400 बच्चों का जो है ना और एडिशनल फायदा हो जाएगा। तो वो सवाल अकबरुद्दीन अवैसी ने उठाया है और हरीश राव साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब ये दिया है कि ये बात अभी तो कल ही हमारे सामने आई है और ये बरसों से चली आ रही है। तो जाहिर है कि इसके ऊपर तो हमारे को थोड़ी नजरसानी करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन लेना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा कि भाई ये करने से क्या, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल उसका रूल करना जो है, क्योंकि अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ तक कहा कि आप ये अभी जो प्रश्न दिए हैं काउंसलिंग प्रोसेस को आप रोक दीजिए, होने वाली बात नहीं रुक सकता है क्योंकि कैंडिडेट भी जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले साल से जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यही है कि जितना फायदा मुस्लिम बच्चों को पहुंच रहा है उतना ही फायदा जो है ना नॉन मुस्लिम बच्चों को भी पहुंचे नॉन प्राइवेट कॉलेजेस में, वो मीनिंग है उसकी। बिल्कुल। अच्छा, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग, अच्छा समझ रहे हैं कि अलग अलग चीजें हैं, आप बता दीजिए। कंफ्यूजन है बच्चों में, गैर जरूरी का कंफ्यूजन है। रिपोर्टिंग भी उसी को कहते हैं, कॉलेज ज्वाइनिंग भी उसी को कहते हैं। कॉलेज में जाके आपने रिपोर्ट किया मतलब कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कॉलेज ज्वाइन किया मतलब आप रिपोर्ट किए, माने वही है। तो कोई रिपोर्टिंग कहता है, कोई ज्वाइनिंग कहता है, तो दोनों के एक ही माने हैं। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं उसको जो है ना रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग करते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही नहीं करते हैं। कल शाम 6 बजे से पहले आपकी एक आखिरी एडवाइस हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, मैं मेरी आखिरी एडवाइस को मैंने पहले ही एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया कि मैं आप हर कैंडिडेट से यही यानी गुजारिश करूंगा कि आप अगर मेरिटोरियस हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो ये जो है ना प्रोफेशन एमबीबीएस का जो प्रोफेशन है ये बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पर जो है ना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, अपना फ़ायदा नहीं देखा जाता। कल आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं जिएंगे, आप पब्लिक के लिए जिएंगे, आपकी ज़िंदगी पब्लिक की हो जाती है। मेरे एक मोहसिन थे डॉक्टर मेहताब अली साहब मरहूम, वो हमेशा एक बात कहा करते थे मुझसे कि अब्दुल रब साहब, डॉक्टर ना मर्द होता है ना औरत होती है, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है, डॉक्टर ना का कोई मजहब नहीं होता। अब वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब ये डॉक्टर मजहब से भी परे होता है। मजहब घर की चौखट के अंदर आपका जो भी यानी पालन है, जो भी आप यानी वो करेंगे अपने मजहब का, वो चौखट के अंदर। जैसे आप चौखट के बाहर निकल गए आप डॉक्टर,
आपका कोई मजहब नहीं होता। चाहे किसी भी मजहब का पेशेंट आपके पास आएगा तो आप वही ध्यान दे के उसका ट्रीटमेंट करेंगे जो अपने के लिए करते हैं। तो डॉक्टर के माने ये है कि आपकी जो ज़िंदगी होती है, और वो भी कहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है एज अ डॉक्टर मेरी नहीं है, ये पब्लिक की ज़िंदगी है। रात को 2 बजे मुझे अगर फ़ोन आता है तो मैं नींद को जो है ना अल्लाह हाफिज़ कहकर जो है ना उठ के उसी आँख को मलते हैं, मुँह भी नहीं धोता, कार में बैठ के चला जाता हूँ, क्योंकि पेशेंट की ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो है ना, अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें और अच्छे मार्क्स वाले बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेंगे तो उसमें 2 फ़ायदे हैं आपके। एक तो आप अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे, क्योंकि आपका क्लिनिकल नॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा। कॉलेज देखिए कितना ही छोटा हो, कितना ही नया हो, ये तो थ्योरी के लिए होता है, कॉलेज क्लासरूम्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर की जो नॉलेज मेन है वो है क्लिनिकल नॉलेज। क्लिनिकल नॉलेज के माने ये है कि पेशेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से आप वाकिफ़ होना, मुख्तलिफ़ किस्म की यानी केसेस से आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह से वाकिफ़ होना। तो ये आपको कॉलेज अगर गवर्नमेंट का नया भी है तो हॉस्पिटल तो 10 साल 15 साल पुराना है। बिल्कुल। तो वहाँ पर पेशेंट पॉपुलेशन, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ना हर आदमी आएगा, बड़ा आदमी भी आएगा, छोटा आदमी भी आएगा, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, सभी आएंगे वहाँ पर। जबकि प्राइवेट जो है, कॉर्पोरेट कल्चर है प्राइवेट का, तो जाहिर है कि वहाँ पर बड़ा आदमी ही आएगा, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर उतना नहीं मिलेगा। तो आप बेहतर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज को, कि चाहे थोड़ा हैदराबाद से बाहर जाना पड़े, तेलंगाना है कितना एरिया, 100 किलोमीटर मैक्सिमम, और 2-3 कॉलेज दूरी पे जैसे आदिलाबाद है या फिर निर्मल है आपका, ये 2-4 कॉलेज जो है ना 150-200 की दूरी पे होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड देखिए, आदिलाबाद कॉलेज का आरजीआई का स्टैंडर्ड जो है ना बहुत हाई स्टैंडर्ड आरजीआई का। तो अगर आप वहाँ पर डॉक्टर बन के निकलते हैं तो आपकी क्लिनिकल नॉलेज बहुत ही इम्प्रूव रहेगी। आपका जो है ना एक तो रुतबा बढ़ेगा, आपकी इज्जत में भी यानी बहुत हुआ, और आपकी डिग्री की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो उस एतबार से मेरा ये की यानी वो है गुजारिश है, एडवाइस तो हम कर नहीं सकते, हम उतने काबिल नहीं बने हैं भी एडवाइस करने के। मेरी गुजारिश है बच्चों से कि थोड़ा सा अपने आराम को, और पेरेंट्स से, बिलखुसूस पेरेंट्स से, बच्चे जाना भी चाहते हैं तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स रोकते हैं। मैंने देखा है भाई, मोहब्बत अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन अंधी मोहब्बत भी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब कर दे। सही बात। ज़रूर अब मैं यानी मोहब्बत कीजिए अपने बच्चे से, लेकिन आपकी अंधी मोहब्बत जो है ना आपके बच्चे के मुस्तकबिल में जो है ना अड़चन ना पैदा करे। तो मेरी गुजारिश है बिलखुसूस पेरेंट्स से और बच्चों से कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, आपकी क्लिनिकल नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी, आप बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलेंगे, आपकी डिग्री की वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगी। और इन चंद यानी गुजारिशात के साथ मैं आप सबका एक बार नाज़रीन के साथ साथ मुंसिफ टीवी का फिर एक बार से दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्टिकुलरली हमारे आज के एंकर जनाब रहीम साहब का, कि उन्होंने मुझे इतना कुरेद के मेरे अंदर से सारी चीज़ें निकाल ली, उसके लिए। तो ये था आज का हमारा ये नीट का प्रोग्राम, जिसमें हमने बहुत सारे सवालात शामिल किए, बहुत ही अच्छे जवाब हमारे गेस्ट पैनलिस्ट ने दिए हैं। और भी सवाल अगर आप हमारे पास भेजना चाहते हैं तो मुंसिफ के फ़ोन पर आप हमें ये सवाल लिखवा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात को दर्ज करा सकते हैं, ताकि हम आइंदा प्रोग्राम में उन सवाल को शामिल करें और हमारे गेस्ट एक्सपर्ट उन सवालों के जवाब दें। फिलहाल मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।